हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा और स्पेशली जब हम ऑर्गेनिक करने जा रहे हैं तो आपको अब बहुत ही ध्यान से इन चैप्टर्स को करना है। हर एक क्वेश्चंस पे फोकस करो क्योंकि ऑर्गेनिक अगर सिर्फ आप थ्योरी पढ़ोगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो प्रैक्टिस करो जितने भी क्वेश्चंस की आप कर सकते हो। सो ऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर हम करने जा रहे हैं दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। The halogenated chains and rings. जब भी किसी कार्बन की चेन पे हेलोजन लगता है we call them हेलो एल्केन्स, और जब भी किसी रिंग पे हेलोजन लगता है हम उसको बोलते हैं हेलो अरीन्स। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3-chloroPropene is known as। तो 3-chloroPropene जब आप बनाओगे, प्रोपीन मीन्स 3 कार्बन है और आपके पास डबल बॉन्ड होगा और थर्ड कार्बन पे क्लोरीन होगा। बाकी की वैलेंसी इसकी हम पूरी कर सकते हैं हाइड्रोजन से। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? ये जो ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एलाइल ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड है 3-chloroPropene ये बन जाएगा एलाइल क्लोराइड। सेकेंड क्वेश्चन इज क्लोरीनेशन ऑफ ब्यूटेन इन्वॉल्व्स। जब आपके पास ब्यूटेन है 4 कार्बन एटम्स, आप इसकी क्लोरीनेशन करते हो, दैट इज आप इसमें क्लोरीन ऐड करते हो लाइट की प्रेजेंस में, तो आपके पास जितने भी डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कार्बन होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी या फिर डिफरेंट एनवायरनमेंट वाले होते हैं, आपको उतने डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे इसमें हमारे पास एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, 2 तरह के कार्बन जो हैं वो पॉसिबल हैं। इसीलिए एक बार जो क्लोरीन एटम है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच हो जाएगा और दूसरी बार सेकेंडरी कार्बन से। ये सेकेंडरी जो है ये इसी सेकेंडरी के जैसा ही है और ये प्राइमरी इस प्राइमरी जैसा है, मतलब कि कोई एनवायरनमेंट में भी फर्क नहीं है, इसीलिए 2 प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। और इसके लिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है बिकॉज इसमें एक प्राइमरी फ्री रेडिकल जनरेट होगा और एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सो ए इज द करेक्ट आंसर। Then is reactivity of halogens towards alkane follows the order। क्या ऑर्डर है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस का? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है फ्लोरीन है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और ज्यादातर एक्सप्लोजिव होता है नेचर में। वहीं पे जो आयोडीन है दैट इज रिवर्सिबल इन नेचर। सो द आंसर वुड बी डी, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन फॉर्म्स। प्रोपीन है आपके पास C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, हाइड्रोजन के साथ इसकी वैलेंसी हम पूरी करते हैं तो ये बन जाता है इस तरह से। अब इसमें हमने ऐड करना है HBr। HBr जब विदाउट पेरोक्साइड आप ऐड करते हो तो मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करता है। व्हाट डज मार्कोनिकोफ रूल सेज? इट सेज दैट पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एंड नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। सो इसके अकॉर्डिंग H पॉजिटिव जाएगा वहां जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब इस टर्मिनल कार्बन पे, और Br नेगेटिव जाएगा उधर जहां कम हाइड्रोजन है, मतलब सेंटर वाले कार्बन पर। सो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड आपके पास इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा ब्रोमीन। राइट, सो you'll get 2-bromopropane in this. Then is next question. Name the reagent used in allylic bromination. Allylic bromination में क्या reagent आप use करते हो? Allylic bromination मतलब आपके पास एक allyl ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन है
C डबल बॉन्ड C, देन सिंगल बॉन्ड C। आप इसमें क्या डालोगे कि आपको एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन ऑब्टेन हो, मतलब आपको इसका डबल बॉन्ड नहीं ब्रेक करना। तो इसके लिए जो रिएजेंट आप इसमें ऐड करते हो दैट इज ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। इस रिएजेंट के प्रेजेंस में आपको मिलेगा एलाइल ब्रोमाइड। सो डी इज द करेक्ट आंसर। Then is find the incorrect statement. First statement is fluorination is highly exothermic in nature. जैसे मैंने आपको बताया फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो जितने भी रिएक्शंस होते हैं फ्लोरीन के साथ दे आर जनरली exothermic in nature. So this is correct statement. Then is iodines of alkenes is a reversible process. आयोडीन बहुत कम रिएक्टिव होता है नेचर में, तो जनरली उसकी जो रिएक्शंस हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे HiO3 वगैरह ऐड करने पड़ते हैं अगर वो रिवर्स ना करवाने हो। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड इज एडिशन ऑफ HI टू प्रोपीन गिव्स 1 आइडोप्रोपेन। दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज अगर ऐसा हमें करवाना हो तो एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव रूल सिर्फ HBr के साथ हो सकता है, HI, HCl, HF के साथ एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगता। तो C इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट को देख लेते हैं क्या था। एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड्स। सो यस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस जो एराइल हैलाइड होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। Then is thionyl chloride is generally used in the preparation of chlorine compounds from alcohols because thionyl chloride is SOCl2। ये हम यूज करते हैं क्लोरीन कंपाउंड्स को बनाने के लिए, क्योंकि जब आप एल्काइल हैलाइड में डालते हो थायोनाइल क्लोराइड तो आप ऑब्टेन करते हो जब आप अल्कोहल में डालते हो थायोनाइल क्लोराइड आप ऑब्टेन करते हो एल्काइल हैलाइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। सो ये जो बायो प्रोडक्ट्स आप इसमें ऑब्टेन करते हो वो गैशियस होती हैं नेचर में एंड दे एस्केप। सो B is the correct answer that byproducts being gases escape easily. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज रिएक्शन इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी एक एल्काइल हैलाइड होता है, आप उसमें कुछ हेलोजनेटेड कंपाउंड डालते हो जिसकी वजह से आपको दूसरा एल्काइल हैलाइड मिलता है। ये दो तरह के मेथड्स हम पढ़ते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन जिसमें हम एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं और फिंकलस्टीन रिएक्शन जिसमें हम एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एल्काइल फ्लोराइड है वो डायरेक्टली इसीलिए नहीं प्रिपेयर किया जा सकता बिकॉज दे आर एक्सप्लोजिव इन नेचर, एंड एल्काइल आयोडाइड इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो रिवर्सिबल है नेचर में। तो C इज द करेक्ट आंसर विच इज RCl plus NaI in the presence of acetone. This gives us Ri plus NaCl. So this is halogen exchange reaction. Then is the correct order for dipole moment. किसकी डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है वो आपको बताना है। अब डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है दैट इज म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। डायपोल मोमेंट जो है Q इज चार्ज एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। तो चार्ज अगर देखा जाए तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जो साइज है फ्लोरीन का वो एक्सेप्शनली स्मॉल है। तो जबकि चार्ज के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग एल्काइल फ्लोराइड का सबसे ज्यादा होना चाहिए था डायपोल मोमेंट, बट बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेप्शनली स्मॉल साइज इट comes on the second number. So B is the correct option कि सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट है एल्काइल क्लोराइड, फिर एल्काइल फ्लोराइड, फिर एल्काइल ब्रोमाइड एंड एट लास्ट इज एल्काइल आयोडाइड. So B is the correct answer.
Then is consider the following reaction. एल्काइल हैलाइड है आपके पास, आपने इसमें पुट किया है अल्कोहलिक KOH. अल्कोहलिक KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है एंड दिस लीड्स टू बीटा एलिमिनेशन और डिहाइड्रोहेलोजनेशन, व्हिच सेज दैट कि जिस कार्बन पे आपका हेलोजन अटैच्ड है, इफ दिस इज अल्फा कार्बन, सो इसके साथ वाले बीटा कार्बन हुए. तो अगर आपका अल्फा कार्बन से हेलोजन एलिमिनेट होगा तो बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, और अगर दो बीटा कार्बन हैं तो जो बीटा कार्बन ज्यादा substituted है, which is highly substituted or highly alkylated or which has lesser number of hydrogen, उस साइड से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा. तो इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट होगा क्योंकि ये हाईली alkylated है. So the product which you're going to get is this C double bond C, yeah, and आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हो इस तरह से. So let's see क्या ऑप्शन इसमें हमें obtain होती है. So first option is the correct answer, right? So dehydrohalogenation या बीटा एलिमिनेशन, और अगर दो बीटा हैं तो सेट-ज़िफ रूल फॉलो होता है. So A is the correct answer. Next is which of the following has the highest boiling point? अब boiling point किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है साइज पे. डाउन द ग्रुप जैसे आप जाते हो तो साइज ऑफ हेलोजन जो है वो इंक्रीज होता रहता है. जैसे जैसे हेलोजन का साइज इंक्रीज होगा, वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज होंगी और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस डी इज द करेक्ट आंसर. Then is which of the following is the fastest SN1 reaction? SN1 reaction में आपको देखना होता है कि किसमें कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बन रही है. तो जो कार्बोकेटाइन है that is 3 degree, 2 degree and 1 degree. This is the stability order for carbocation. तो अगर आप इसमें देखो, मिथाइल क्लोराइड is 1 degree, ethyl chloride is 1 degree, isobutyl chloride is 1 degree, but tertiary butyl chloride is 3 degree. So yes, the correct answer is tertiary butyl chloride. Then is which type of reaction is this? आपके पास alkyl halide है, आप इसमें alcoholic KOH डाल रहे हो and you're getting an alkene. So इस क्लोरीन के लिए ये है अल्फा कार्बन, और ये तीनों जो हैं बीटा कार्बन्स हैं, पर तीनों इक्विवेलेंट है, तो आप किसी भी साइड से हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हो. अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन. दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन. ये तब होता है जब आप स्ट्रॉन्ग बेस पुट करते हो एक एल्काइल हैलाइड में. ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये इस कार्बन से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर लेता है H पॉजिटिव के फॉर्म में, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर जाते हैं साथ वाले कार्बन के बॉन्ड में. और क्योंकि अगर यहाँ पर कार्बन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा तो 5 बॉन्ड्स तो वो नहीं बना सकता, तो दिस क्लोरीन हैज टू गो आउट. सो यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है और इधर से क्लोरीन एलिमिनेट हो रहा है, और इन दोनों के बीच में बन रहा है डबल बॉन्ड. सो यू गेटिंग this alkene and this is known as beta elimination. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रिएजेंट. आपके पास एल्केन है और आपके पास यहाँ पर क्लोरीन अटैच हो रहा है, एक बार प्राइमरी कार्बन पे और एक बार हो रहा है सेकेंडरी कार्बन पे. सो आपको रिएजेंट बताना है इसके लिए, तो इसके लिए आपको इसकी क्लोरीनेशन करनी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. It follows free radical mechanism and it will give you two products because there is availability of two different kind of carbons in it. Next है ethylene chloride is an ethylene chloride जो है वो एक common name है 1,2-dichloroethane का, और इसीलिए इसको कहा जाता है vicinal dihalide. So A is the correct answer. Next is which of the following cannot
undergo dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation या बीटा एलिमिनेशन के लिए आपके पास बीटा एक हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी जरूरी है, लेकिन जैसे आप देख सकते हो यहां पर आपके पास इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन्स हैं और ब्रोमीन है, लेकिन आपके पास बीटा कार्बन ही अवेलेबल नहीं है, तो A will be the correct answer. Then as the neopentyl bromide undergo Wood's reaction, the product formed is neopentyl bromide. Neopentyl हुआ ये, पेंटाइल मीन्स टोटल 5 कार्बन्स, नियो मीन्स सेकेंड कार्बन पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप होंगे। अब अगर ये वुड्स रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो 2 इसी तरह के एल्काइल हैलाइड्स जो हैं उनकी कॉम्बिनेशन होगी। बीच में यहाँ पर हम बना देते हैं 2 सोडियम एटम्स जो कि कंबाइन करके इनमें से जो आप 2 एल्काइल हैलाइड ले रहे हो इनका ब्रोमीन वो एलिमिनेट कर देगा और जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन कर जाएंगे एक दूसरे के साथ। सो आपकी जो चेन है उसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स, और नंबरिंग अगर हम करें सो आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं सेकेंड कार्बन पे और 2 मिथाइल ग्रुप हैं फिफ्थ कार्बन पे। सो ये बन जाएगा 2 2 5 5 tetramethyl hexane, right? So A is the correct answer. Next is when bromoethane reacts with 1 bromopropane in the presence of sodium and dry ether, they produce, आपके पास एक है ब्रोमोइथेन और दूसरा है 1 ब्रोमोप्रोपेन। जब आप इसको वुड्स रिएक्शन इसका करवाओगे तो एक कॉम्बिनेशन तो ये पॉसिबल होगा कि एक इथेन वाला और एक प्रोपेन वाला आपस में कंबाइन कर जाए, राइट? एक प्रोडक्ट ये बनेगा, दूसरे प्रोडक्ट में 2 इथाइल क्लोराइड आपस में कंबाइन कर सकते हैं और तीसरे प्रोडक्ट में 2 प्रोपाइल ब्रोमाइड आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो इन टोटल आपको मिलेंगे मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन। सो C is the correct answer. Then is which is most reactive towards HCl? कौन सबसे easily HCl के साथ रिएक्ट करेगा? सो जब आप इसमें HCl ऐड करोगे, ये एल्कोहल है, एल्कोहल OH नेगेटिव इसमें से निकलेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव बनेगा। अब फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखिए तो ये एलाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। अब जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है कार्बोकेटाइन्स का दैट इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन, this is more stable than allyl carbocation, this is more stable than 3 degree, then 2 degree, then 1 degree carbocation. So because of its resonance stabilized allyl carbocation, A will be most reactive towards HCl. Then is which cannot undergo E2 elimination? Beta elimination किस में नहीं हो सकती है? सो बीटा एलिमिनेशन के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? आपके पास जिस कार्बन पे हेलोजन प्रेजेंट है दैट इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा, राइट? सो अल्फा से अगर हेलोजन एलिमिनेट होगी तो बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी। यहाँ पर भी अगर अल्फा से हेलोजन तो आपके पास बीटा है जिसके पास से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगी, और ये अल्फा है और ये बीटा है, राइट? तो इसमें अल्फा से अगर आपके पास से हेलोजन निकल रहे, बीटा से हाइड्रोजन निकलनी चाहिए, लेकिन बीटा के पास तो हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है, राइट? सो इसमें B विल बी द करेक्ट आंसर कि इसमें बीटा पे हाइड्रोजन एटम
प्रेजेंट ही नहीं है तो बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस एल्काइल हैलाइड इज गिवन टू यू एंड इट अंडरगोज एलिमिनेशन टू गिव मेजर प्रोडक्ट्स। अब ये क्या प्रोडक्ट आपको दे रहा है? बीटा एलिमिनेशन इसके हम करवाते हैं। तो देखो यहाँ पर हेलोजन अवेलेबल है, दिस इज अल्फा कार्बन, this is beta carbon, this is beta carbon and this is beta carbon. So ये 3 हाइड्रोजन्स हैं, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, because this is more alkylated. So सेट्सेफ रूल के अकॉर्डिंग इधर आपके पास यहाँ पर से हेलोजन तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा. So double bond will exist at this position, right? So let's see the options. CH3. Yeah, this is the correct answer. CH3, CH, CH3, double bond CH, CH3. So B is the correct answer. So next question is, name the reagent. क्लोरोबेंजीन में आप मिथाइल क्लोराइड ऐड कर रहे हो and you're getting this 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन और यू कैन से 2-chlorotoluene. सो इसके लिए आपको ये एल्काइल ग्रुप इसके ऑर्थो पोजिशन पे अटैच कराना है, आपको इसकी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करानी है. तो आप AlCl3 इसमें पुट करोगे which acts as a halogen carrier. So it carries the Cl negative ions and this electrophile CH3 positive electrophile is generated which can attack at ortho and para positions. So A is the correct answer. Then is which is most likely to undergo elimination. इनमें से किसकी elimination सबसे easily possible है? So आपके पास है यहाँ पर अल्फा कार्बन, यहाँ पर आपके पास है ये डिग्री अगर हम देखें तो इसकी है 1 डिग्री, इसकी है 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री. देखो जब हेलोजन यहाँ से लीव करेगा तो Cl will leave as Cl negative, तो वापस उसके पीछे रह जाएगा कार्बोकेटाइन. अब आपको देखनी है इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना इजी होगी एलिमिनेशन. सो इसमें जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो आपको देगा टर्शरी कार्बोकेटाइन की जनरेशन. देन व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? RCl में आप AgCN पुट कर रहे हो और KCN पुट कर रहे हो. सो AgCN जो है वो एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो Ag और Cn का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये जाके एल्काइल ग्रुप पे अटैक कर देता है और आपको मिलेगा RNC, राइट. लेकिन KCN जो है एक आयनिक कंपाउंड है जिसपे K पे पॉजिटिव और Cn पे नेगेटिव है. सो यहाँ पर ये पूरा ब्रेक हो जाता है और ये Cn बन जाता है. मतलब AgCN के साथ आपको मिलेगा आइसोसाइनाइड और Cn के साथ आपको मिलेगा साइनाइड. सो इसके लिए A is the correct answer. No, not A, because आपके पास पहले में आइसोसाइनाइड है, दूसरे में साइनाइड है. So B will be the correct answer, because पहले में आपको मिलेगा आइसोसाइनाइड, दूसरे में मिलेगा साइनाइड. Then as a primary alkyl halide prefers undergo, एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है. बिकॉज SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि एक तरफ से जो हेलोजन है वो लीव करना होता है और दूसरी साइड से जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक करना होता है और 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है. अब उसके लिए बेहतर ये होता है कि यहाँ जितना छोटा ग्रुप्स अटैच्ड हो, जितनी लोअर डिग्री का कार्बन हो, उतना ईजी हो जाता है इन 5 मेंबर्स को इकट्ठा रख पाना. सो इसीलिए SN2 मैकेनिज्म जो है वो प्राइमरी हैलाइड या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जल्दी शो करती है. सो इस पार्ट में आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी कोई क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी क्वेरीज हो, आपको जो भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं.